मेरा नाम नेहा है। मेरे शौहर की मुझसे पहले 2 शादियाँ हो रखी थी और मुझसे झूठ बोल रखा था कि वह उसकी कज़न्स हैं। शादी के बाद मेरे शौहर मेरे पास नहीं आते, लेकिन उसकी बीवियाँ रोज़ मेरे पास आती और मेरी खिदमत करती। शाम होते ही दोनों एक कमरे में बंद हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रहती कि वह ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैंने अपनी जगह अपने दोस्त को कमरे में बैठा दिया और शाम से पहले खुद उस कमरे में छिप गई। जैसे ही मेरी सौतन शाम के बाद कमरे में आई, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम नेहा है। मेरी जब आंख खुली तो खुद को गरीब परिवार में पाया। मेरे पापा को हार्ट अटैक की बीमारी थी और मम्मी को टीवी की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। जब मैं एमए के पेपर दे रही थी और रिजल्ट आने में अभी टाइम था, तभी मेरी खाला मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। लड़के का अपना कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की बहुत ज़्यादा जायदाद है। मेरी खाला आसपास के लोगों के रिश्ते करवाती थी। जब मेरी अम्मी अब्बू ने लड़के की माल दौलत की बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उनका दिल बाग बाग हो गया। मेरे पापा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। दिल के मरीज थे बेचारे, ना जाने कब रुखसत हो जाए, कोई नहीं जानता था। वह भी अपनी जगह ठीक ही थे। वह अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते थे। इतना अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने लड़के की छानबीन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी एक बहन की और शादी हो चुकी थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वह बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हाँ, वह लड़का फैजान उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से सुहेल मेरे लिए खुद की रहमत नाजिल हुआ था। रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन मुझे और सोहेल को मिलवाया गया। सनी आदत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सोहेल ने उसे दिन मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और यह रिश्ता उसी ने भेजा है। सनी ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वह मुझे चुप चुप कर देखा करता था और मेरा पीछा करता था, और मेरा पीछा करते करते वह मेरे घर तक पहुंचा और फिर उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मुझे सोहेल अच्छे लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। सोहेल की अम्मी हर महीने हमारे घर पर आ जाया करती थी। ईद का नया जोड़ा मिलता। मुझे मेरी अम्मी पापा को क्या चाहिए था, बेटी का अच्छा फ्यूचर उसका स्वागत कर रहा था। कुछ महीने बाद जब सोहेल की अम्मी ने शादी की तारीख पूछी तो पापा ने इस महीने के कुछ दिन बाद की ही तारीख उन्हें दे दी थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों की पतंगी भी उड़ रही थी। सिर्फ एक दिन बहुत अफसोसनाक हादसा हो गया। सोहेल मेरे घर आए और कहने लगे कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। यह खबर हम सब पर कयामत की तरह टूट पड़ी थी। सोहेल का तो बहुत बुरा हाल था। रो रो कर वह पागल हो रहे थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उनके पास उनकी माँ के सिवा कोई और नहीं था। सोहेल की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। सोहेल कोई और नहीं था। सनी की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। सनी बहुत खोया खोया रसा रहता था। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरी और सोहेल से शादी हो गई। हर लड़की की तरह दुल्हन बनकर सोहेल के घर में आ गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात सनी का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। इतने भारी कपड़े पहने हुए मैं उसका इंतजार करती रही। दिल कर रहा था यह कपड़े उतार कर सो जाऊं, लेकिन दिन में ख्याल आता है कि सनी आते ही होंगे, और फिर सनी के इंतजार में मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो सनी की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वह बिस्तर के सामने खड़ा हुआ मुझ पर चिल्ला रहा था और मुझे से नाश्ता मांग रहा था। मेरे दिमाग में लाखों सवाल थे कि आप रात कहाँ गए थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शोहर के डांट के आगे चुप होकर मैं किचन में चली गई। मैं फटाफट नाश्ता बनाया और सनी को लाकर दिया। नाश्ता करने के बाद भी सनी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं है, इतना गंदा खाना, इसमें कोई स्वाद नहीं है। मैं सनी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सनी मेरी बात बिना सुने ही चले गए। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ पर गए हैं। वह सारा दिन मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़की के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती है, लेकिन मेरे लिए शायद मेरी बदकिस्मती का आगाज़ था। सारे दिन मैंने सनी का इंतज़ार किया। मैं बार बार दरवाजे पर जाती कि कहीं सनी आए तो नहीं आ गई, लेकिन वहाँ पर चौकीदार के सिवा कोई और नहीं होता। मैं अपना छोटा सा मुँह लेकर वापस आ जाती।
अगले दिन फिर सनी लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट कर फिर से चले गए। ऐसा 5 दिनों तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि सनी कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। 5वें दिन सुबह को सनी वापस आए तो उनके साथ दौड़ते हुए और भी थी। उन औरतों को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन एक औरत होती तो मैं मान भी लेती, वह तो दो थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मेरे शौहर आकर मुझसे बहुत प्यार से बात की, मुझसे कहा कि जाने मन यह मेरी ताई की बेटियां हैं और कल सुबह मेरी ताई का इंतकाल हो गया। अब इनके पास मेरे सिवा कोई और नहीं है। इनके पास मेरे घर के सिवा अब कोई ठिकाना नहीं है। आज से हमारे साथ यहीं पर रहेंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। वे आज भी चले गए। आज तो उन्होंने मुझसे प्यार से बात की थी, लेकिन वे आज भी चले गए थे। मेरे दिमाग में शक के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। मेरे शौहर की ताई की बहन पूरे दिन मेरे साथ रहती। उन्होंने मुझे घर का कोई काम करने नहीं दिया। घर की सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया, यहाँ तक कि मुझे सजाया भी गया। नए कपड़े पहनाए और फिर कहने लगी कि आपकी टांगें दबा देते हैं। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरा जिस दबाने लगी। जब वह मेरी खिदमत कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो रात का तीसरा पहर चल रहा था। मैं जल्दी से उठी और इधर उधर देखने लगी कि मेरे शौहर आए तो नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरे शहर की कजन्स भी नहीं थी। मैं उन्हें आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर हवेली का आंगन साए साए कर रहा था। यह हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी इस हवेली को देखना गवारा नहीं किया था। और करती भी कैसे, आते ही मुझे इतने रूप जो दिख गए थे। मुझे हवेली के रास्तों के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं तलाश करती रही। जितना मुझे चिल्लाना था मैं चिल्लाई, जितना मैं ढूंढ सकती थी मैंने उन सबको ढूंढा और फिर हार कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मेरे शौहर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और अब उनकी कजन जो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अजब नज़ारा देखा। मेरे शौहर की कजन मेरे पैर दबा रही थी। मैं उठी और मैंने उनसे पूछा कि तुम रात को कहाँ थी, तो उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और नाश्ते के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा मैं बहुत जिद्दी हूँ। दोनों ने कहा कि हम तो सारी रात यहीं थे, यहीं कमरे में। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज तो मेरे शौहर भी नहीं आए थे। मेरे दिमाग में रात का ही मंजर चल रहा था। उस दिन उन्होंने फिर सारे काम किया और मेरी खिदमत की और फिर मेरी आंख लग गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो रात का तीसरा पहर था और मेरे शौहर की गजल्स वहाँ पर नहीं थी। मैं फिर उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर सुबह जब वही आंख खुली तो मैंने देखा कि वह मेरे पैर दबा रही हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सनी भी अब नहीं आते थे। मैं बहुत परेशान थी कि वह कहाँ पर हैं। मैं अपने शौहर की कज़न से इस बारे में पूछती तो उनका भी यही कहना था कि हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक रात मैंने एक तरकीब सोची। मैंने तेज पत्ते की चाय बनाई और पी ली। सुना था चाय से नींद नहीं आती। आज भी मेरे शौहर की कजन काम से फरी होकर मेरे पास आई और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे फिर से नींद का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे आज सोना नहीं था। चाय का असर था या फिर मेरी खुशकिस्मती थी, मैं नींद का बहाना करने में कामयाब हो गई। वह मुझे दबाती रही यहाँ तक कि रात हो गई तो वह दोनों भाग गई और ऐसे भागी जैसे किसी से डर कर भाग रही हूँ। मैं कंबल से छिपकर उन्हें भागता हुआ देख रही थी और मैं उन्हें जाता देखकर हैरान हुई और मुझे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें ज़्यादा देख सकूं कि वह कहाँ जा रही हैं। फिर कुछ देर बाद मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वहाँ कोई भी नहीं था, खाली हवेली डरावनी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि ये सब क्या हो रहा है और फिर इस परेशानी में मैं शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सजाया था। आज काफ़ी दिनों बाद मैं खुद को शीशे में देखा था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जैसे कि चांद। लेकिन मेरे शौहर मेरे पास क्यों नहीं आते, यह सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सोचकर मैं अपने गहने उतारने लगी और दराज में रख दिए। जैसे ही मैं गहने रख कर दरवाज़ा बंद करने गई तो मेरी नज़र कुछ पेपर्स पर पड़ी, तो देखा कि वह तो निकाह के पेपर थे और यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
दो निकाह के पेपर्स मतलब कि मेरे शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं। जब मैं उन पेपर्स को पूरे तरीके से पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर जिन औरतों को अपनी ताजाद बहनें बता कहते हैं वह उनकी बहनें नहीं बल्कि उनकी बीवियां हैं और उनसे मेरे शौहर ने मुझसे पहले से शादी कर रखी है। यह सब जानने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने आज तक अपने घर वालों को अपने हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब भी अपनी अम्मी अब्बू या बहनों से मिलती तो उन्हें यही बताती कि सनी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन सब कुछ इससे उल्टा था। मेरे शौहर तो हमारी शादी के बाद मुझसे मिलने भी नहीं आए थे और अपनी दोनों बीवियां भी मेरे पास छोड़कर चले गए जिनसे उनकी शादी मुझसे पहले हो रखी थी। उस रात मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, और पूरी रात सोचती रही कि कल मैं किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचूंगी, कि कल रात में किसी न किसी तरह ज़रूर सनी की बीवियों का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वह कहाँ पर जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह सब रात को सनी से मिलने जाती हों। इस बहाने मैं भी अपने शौहर से मिल लूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सारी रात के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गई और मैं सोई नहीं थी। सुबह होने के बाद मेरी सौतन ने मेरे बिस्तर पर आई और मेरे पैर दबाने लगी। मैंने जगने का बहाना किया और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज मैंने उनसे रात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने घर के सारे काम किए, फिर हमेशा की तरह मेरे पैर दबाने लगी। मैंने फिर नींद का बहाना किया लेकिन मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं आज भी चाय पी रखी थी। वह मेरे पैर दबाती रही और जैसे ही रात हुई वह कल की तरह भाग गई। मैं पहले से ही चौकन्ना थी। तभी मैं भी बाहर आ गई और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। वह दोनों कमरे से निकली और भागते हुए आंगन की तरफ चली गई और हवेली के दूसरे तरफ वाले हिस्से में चली गई। मैं लगातार उनके पीछे थी लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंची मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गई और मैं खुद को फिर से संभाला और फिर उनके पीछे चली गई। लेकिन मेरे जाने से पहले ही वह पता नहीं कहाँ चली गई। मैं इधर उधर देखती रही लेकिन मैं डर रही थी। मैं एक बार फिर नाकाम हो गई और अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी किस्मत को फिर एक बार कोसने लगी। एक बार फिर मैं नाकाम हो गई थी और फिर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि वह यह मुश्किल आसान कर दे और इन सब उलझन को समझने में मेरी मदद करे। आज का सारा दिन भी कल की तरह गुजारा और शाम हो गई। आज भी मैं उनका पीछा कर रही थी। आंगन में जाने के बाद वह हवेली के दूसरे वाले हिस्से में चली गई थी। हवेली के दूसरे हिस्से में मैं पहली बार आई थी। मैं अलमारी के पीछे छुपी हुई सब कुछ देख रही थी। वह दोनों एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आज पहली बार पता चला था कि वह दोनों कहाँ जाती हैं। एक नई उलझन पैदा हो गई कि आखिर वह इस कमरे में क्यों जाती हैं। इन सब उलझन से मेरा दिमाग फटने लगा था। अगर मैं किसी को अपना मसला नहीं बताती तो शायद मेरे दिमाग की नस फट जाती। फिर मैं अपनी एक सहेली को यह सब बताने का फैसला कर लिया क्योंकि मैं अपने माँ बाप को तो यह सब कुछ नहीं बता सकती थी। अपनी वजह से मैं उनको इस दुनिया से भेजना नहीं चाहती थी। अभी शाम ही हुई थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जाने का फैसला किया। उसका घर मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। अपनी सहेली के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बड़ी बेटी नमन ने दरवाज़ा खोला और चीख कर बोली, मम्मी खाला नेहा आई है। मेरा नाम सुनकर मेरी दोस्त भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। अपनी बहन जैसी सहेली से गले लगकर मेरे आंसू दरिया की तरह निकलने लगे और फिर भाव में आकर मैंने सब कुछ नीता को बता दिया। नीता मेरा चेहरा देख रही थी और कह रही थी कि तूने इतना कुछ बर्दाश्त किया और किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। नीता ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि हमें इस कमरे में जाकर पता करना पड़ेगा कि वह हर रात उस कमरे में क्या करने जाती हैं। मैं नीता से पूछा, लेकिन हम उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? तो नीता ने मुझे एक तरकीब बताई जिस पर हमें कल ही काम करना था। नेहा की बेटी अनम को उसके पापा के पास छोड़कर मैंने नीता अपने घर ले आई। इस हवेली में काफ़ी कमरे थे इसलिए मैंने अपनी सहेली को एक कमरे में छुपा दिया और फिर कमरे में आकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह हुई तो मैं रोज़ के मुताबिक अपनी सौतनों के साथ नाश्ता किया और फिर वह दोनों घर के कामों में व्यस्त हो गई और फिर मैं और नीता ने अपने प्लान पर वर्क करना शुरू किया। मेरी सहेली ने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहने और ऐसे तैयार हुई जैसा मेरी सौतनों ने मुझे किया था और फिर मैंने उसे अपने बिस्तर में छुपा दिया और फिर मैं अपनी सौतनों से कहा कि मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है।
यह कहकर मैं नीता को अपने कंबल में सुला दिया और खुद हवेली के दूसरे हिस्से में चली गई। मेरी सौतन मेरे कमरे में आई और नीता की खिदमत करने लगी। वो मेरी सहेली को दबाती रही क्योंकि मैं अपनी जगह अपनी सहेली को छोड़कर आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंबल के नीचे नेहा नहीं नीता है। मैं उस कमरे तक पहुंची तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे बालों की पिन के साथ ताला खोलना आता था। मैंने ताला खोला और कमरे में आ गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रात होने में कुछ ही देर बची थी। मैं इधर उधर देखा तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मुझे अलमारी दिखाई दी। तभी मैं अलमारी के पत्ते के पीछे छुप गई क्योंकि रात हो गई थी। मेरी सौतन ने नीता को दबाना बंद किया और वहां से भाग गई। भागते हुए हवेली के दूसरे हिस्से में आ गई। मैंने दरवाजे के बाहर उनके कदमों की आहट सुनी थी। वह एक दूसरे से चुपके चुपके बातें कर रही थी कि ताला किसने खुला छोड़ा था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। शायद उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनमें से ही किसी से ताला खुला रह गया होगा। वह दोनों अंदर आ गई और दरवाज़ा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया और उन्होंने मोमबत्तियां जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। मैं अलमारी के पर्दे के पीछे से छुपकर यह सब देख रही थी। कमरे में रोशनी हुई तो मैं कमरे का असली रूप देखा। कमरे में जगह जगह इंसानी और जानवरों की हड्डियां और उनका खून पड़ा था। कमरे में हड्डी रेडियो और मकड़ियों का बसेरा था। जानवरों के सर पड़े हुए थे। और फिर उन दोनों ने जो हरकतें करना शुरू की तो यह देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह दोनों काला जादू कर रही थी। किसी और पर नहीं बल्कि मेरे शोहर सनी पर। मेरी आंख खुली की खुली रह गई यह देखकर कि मेरा शोहर उनके बीच में खड़ा है और वह दोनों कोई मंत्र पढ़ रही थी और उसके ऊपर फूंक रही थी। उनके मंत्र भोगते हुए किसी रोबोट की तरह खड़े हो गए और वह उनके कहने के मुताबिक चलने लगे। वे हाथ हिलाने का रहती तो सनी हाथ हिलाते, वह जुबान बाहर निकालने को कहती तो सनी जुबान बाहर निकालते। फिर मेरी शौतन होने पर मेरे शोहर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। मेरे दिल में हाल उठ रहे थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बर्दाश्त किए बैठी थी। वह सारी रात उन्होंने मेरे शोहर के साथ गुजारी और सुबह होते ही उन्होंने मेरे शोहर को पीछे वाली अलमारी में बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उन्हें लौटकर वहीं आना था क्योंकि वह यहाँ तो रात को ही आती थी। मैं उनके जाने के बाद अलमारी के पीछे वाले पर्दे से बाहर निकली और सामने वाली अलमारी को देखा जहाँ पर उन्होंने मेरे शोहर को बंद किया हुआ था। मैंने वह खोला और मैं गई तो वहाँ तो कोई और ही मंजर था। वहाँ एक कमरा और था जहाँ मेरे शोहर बहुत बुरी तरह से चारपाई पर पड़े हुए थे। मुझे देखते हुए चारपाई से उठ खड़े हुए और कहने लगे, नेहा तुम यहाँ कैसे आई? उनकी बातों से लग रहा था कि वह अब उनके वश में नहीं थे। मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़कर कहा कि मैं उन जादूगरियों से तुम्हें जरूर बचाऊंगी। अब मुझे यह बताइए कि यह सब हो क्या रहा है? लेकिन सनी ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया और बस वह यही कहते रहे कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वह जादूगरनियाँ तुम्हें भी मार देंगी, जैसे इन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। मैं कहती रही कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिरकार सनी को मेरी बात माननी पड़ी और फिर सनी ने मुझे जो कहानी सुनाई वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी देर में मेरी सहेली इस कमरे के बाहर आ गई थी क्योंकि वह जादूगरनी इस कमरे को ताला लगाकर गई थी। नीता ने ताला खोला और अंदर आ गई। हमने सनी को नहीं छोड़ा और हम पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने वह सारी कहानी सुनाई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी कि उसके कॉलेज में दो लड़कियां थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता था। वह दोनों सनी के पीछे ही पड़ गई थी। वह काला जादू करती थी और उन्होंने सनी पर काला जादू कर दिया। सनी को डरावने ख्वाब आते और उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि वह फेल हो गया था। यही तो वह लड़कियां चाहती थी। मेरे शोहर की माँ ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं निकलती और फिर उन्होंने सनी की शादी करने का फैसला कर दिया। उन दिनों सनी ने नेहा को बाजार में देखा था और पहली नज़र में वह दिल हार बैठा था। वो नेहा से प्यार कर बैठा था। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी।
क्योंकि सनी नेहा के बारे में सोचने लगा था। सनी को अपना बनाने के लिए उसे नेहा की यादों से निकालना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन लड़कियों ने सनी के घर में कदम रखने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने सनी की मां को किडनैप किया और कहा कि वह अगर उससे शादी नहीं करेगा तो वह उसकी मां को मार देगी। मरता क्या नहीं करता, इसलिए उसने इन दोनों से शादी कर ली। लेकिन उन्होंने उसकी मां को छोड़ दिया। लेकिन इसकी मां को तो कुछ भी याद नहीं था। सनी की मां ने सनी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। उसकी बीवी यह रोज उसे धमकाती कि वह हमारे बारे में अपनी मां से बात करे, उन्हें बताए। लेकिन सनी मजबूर था। वह अपनी मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। सनी को हासिल करना चाहती थी क्योंकि उन दोनों की एक ही से शादी हुई थी। उनके जादू को और बढ़ा सकती थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। दिन ब दिन उनकी धमकियां बढ़ने लगी और फिर मेरे शौहर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरी शौहर की मां का कत्ल कर दिया। लेकिन तब तक मेरी और सनी की बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने लाख कोशिश की कि मेरा और सनी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन सनी की मोहब्बत सच्ची थी और ऐसे हमारी शादी हुई। फिर उन्होंने नया काला जादू शुरू किया जिससे वह मेरे शौहर को अपने वश में कर सकती थी। यह शादी की पहली रात थी जब उन्होंने मेरे शौहर को अपने वश में किया और हवेली के दूसरे हिस्से में मेरे शौहर के साथ रात गुजारी। दिन में उनका काला जादू मेरे शौहर पर नहीं चलता था, इसलिए उन लड़कियों ने रात को मेरे शौहर पर काला जादू करना शुरू किया। लेकिन उन्हें शक था कि कहीं सनी दिन में अपने बीवी से ना मिले। इसी वजह से उन्होंने सनी को इस कमरे की अलमारी में बंद कर दिया और खुद उसकी कजन्स बनकर घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी खिदमत और घर के काम शुरू कर दिए ताकि मेरा शक उन पर न जाए। इसलिए वह मेरी खूब खिदमत करती और खाने में कुछ मिला देती कि मैं रात होने से पहले ही सो जाऊं। वह सनी के साथ रात गुजारती और खाने को भी उन्हें बहुत कम देती थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पुलिस ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो मैं और नेहा ने एक और प्लान बनाया। हमने इस काले जादू से लड़ने का फैसला किया। हमने ऊपर वाले से मदद मांगी और घर आ गए और हमने मिट्टी का तेल और माचिस का इंतज़ाम किया। और उसी रात उनके आने से पहले ही सनी को अलमारी से निकालकर बाहर ले आए और फिर कमरे में हर तरफ मिट्टी का तेल फैला दिया। हमने इतना ज़्यादा मिट्टी का तेल फैलाया था कि चिंगारी से पूरा कमरा जल सकता था। उनके आने से पहले ही हमने कमरे को ताला लगाया और छिपकर खड़े हो गए। मेरी सौतन ने कमरे में आई और कमरा अंदर से बंद कर दिया था। हमने बाहर से ताला लगा दिया और फिर सुराख से माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंक दी। आग लगने की दर और पूरे कमरे में फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा कमरा जल गया। उनकी चीखों की आवाज़ आ रही थी और फिर उसी रात उन जादूगरनियों के साथ उनकी कहानी भी जल गई। इस वाक्य से हमने हादसा कहलवाया और फिर मेरी और सनी की सही जिंदगी का आगाज हुआ। अब सोहेल उनके व्हाट्सएप पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे और मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। तो हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं। इस फ़ोन को लेने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वो फिर आप में से किसी एक लक्की सब्सक्राइबर को हम ये फ़ोन देंगे। फ़ोन का लक्की ड्रा 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर किया जाएगा। अगर आप ये सैमसंग गैलेक्सी M12 फ़ोन जीतना चाहते हैं तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और जीते चमचमाता नया फ़ोन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।